हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ये चैप्टर 7th क्लास की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर है। ये चैप्टर हमारी पृथ्वी के अंदर ये चैप्टर है। अब इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ पृथ्वी के अंदर क्या है, मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग। आंतरिक भाग आंतरिक भाग का मतलब ये हुआ पृथ्वी के अंदर क्या है। यानी कि अगर सरफेस से हम केंद्र की ओर जाएँ तो क्या मिलेगा? तो उसमें 3 परत मिलेंगी, उसको हमें देखना है सबसे पहले। मतलब कि जैसे परपटी, क्रस्ट, कोर और मेंटल। मतलब कोर, मेंटल और क्रस्ट के बारे में देखेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर जो रॉक्स होती हैं, जो सैल होती है उसके बारे में देखेंगे। कौन-कौन सी सैलें होती हैं वो। तो ये चैप्टर 2 चीज़ों पे है। एक तो पृथ्वी के अंदर क्या-क्या है, उसमें कौन-कौन सी परतें हैं और वो परत किन-किन सी चीज़ों से मिलकर के बनी है। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पे कौन-कौन सी रॉक्स हैं, जिनका निर्माण कैसे हुआ है और किस तरीके से हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर हम पढ़ते हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब है कि हम जहाँ पर हैं, सरफेस पर हैं, सरफेस से केंद्र की ओर जब जाएँगे, सेंटर की ओर जाएँगे, तो हमें क्या-क्या मिलेगा? तो आपने पढ़ा होगा अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखें कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि कुछ इस तरीके से अर्थ होगी और इस अर्थ में अगर हम ये सतह हो गई हमारी, अगर सतह से केंद्र की बात की जाए, तो ये इसकी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या हो गई। त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर के बराबर है। यानी कि सतह से केंद्र तक अगर त्रिज्या खींचे तो कितनी हो जाएगी? लगभग 63 से 71 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसको हम यहाँ से अगर देखते हैं जैसे, तो त्रिज्या तो बराबर होगी। अब ये वाला पार्ट हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा? एक आइसक्रीम जैसा एक पार्ट बन जाएगा। बोल सकते हैं कि त्रिभुज जैसा एक पार्ट बन जाएगा। कैसे? कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से। और ये सतह होगी। ये सतह होगी। ठीक है? तो ये तो केंद्र हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? केंद्र हो गया ये। सेंटर हो गया। और ये सतह हो गई। केंद्र से सतह तक पूरा अगर 3 भागों में इसको बाँटा गया है, पहला सबसे पहला जो भाग है यहाँ पर, ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट। पहला जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पर, ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो केंद्र के पास में है, केंद्र के ऊपर है, या बोल सकते हैं केंद्र से स्टार्ट करते हैं जो पहला पार्ट बचता है, इसको बोलते हैं कोर। ये क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा। और जो सबसे ऊपर पार्ट है, वो कौन-सा हो जाएगा? उसको बोलते हैं यहाँ पर मेंटल। ये जो ये है क्रस्ट, यहाँ पर ये क्रस्ट पार्ट हो गया, जिसको परपट्टी बोलते हैं। ये क्या हो गया? क्रस्ट। फिर उसके बाद अगर बीच का जो हिस्सा देखेंगे, वो बीच का हिस्सा क्या हो जाएगा? मेंटल हो जाएगा। ये कौन-सा भाग हो जाएगा? इसको बोलते हैं मेंटल। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये मेंटल वाला पार्ट हो जाएगा। तो जब आप सतह से केंद्र की ओर जाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको 3 परत देखने को मिलेगी। पहली जो परत है वो कोर है, पहली जो परत है वो परपट्टी है, यानी क्रस्ट है, भूपर्पट्टी है। दूसरी मेंटल मिलेगी, तीसरी कौन-सी मिल जाएगी? कोर मिल जाएगी। तो ये कौन-सी है? ये मेंटल है। ठीक है? मेंटल है। अब ये जो सतह है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, परपट्टी बोलते हैं, ये परपट्टी पर 2 चीज़ें हैं, या तो महासागर है या तो महाद्वीप है। यहाँ पर अगर देखें तो महासागर मिल जाएगा और महाद्वीप भी देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से। यहाँ महाद्वीप रहेगा और अगर देखें इसमें, तो यहाँ पर
इस तरीके से कुछ महासागर मिल जाएगा, महासागर मिल जाएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट। तो क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्रस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं महासागरीय क्रस्ट, महासागरीय, इसको क्रस्ट बोलते हैं, राइट। तो दो चीजें हो गई, महासागरीय क्रस्ट और महासागरीय महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट की बात की गई, यानी परपट्टे की बात कर लेते हैं। दूसरा उसके नीचे क्या हो जाएगा, मेंटल, फिर क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है कुछ इस तरीके से है। एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे जैसे आप सतह से केंद्र की ओर जाएंगे वैसे वैसे ताप और दाब बढ़ता जाएगा। ताप और दाब क्या होता है, बढ़ता जाता है, और केंद्र तक पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा मात्रा में ताप और दाब बढ़ जाता है, राइट। तो हमारे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी पर जब हम सतह से केंद्र की ओर जाते हैं तो उसमें 3 भाग में मोटे-मोटे देखने को मिलेंगे। आगे जब 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी जितना इसमें है उतनी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है? ठीक है? तो इसमें एक मेंटल होता है, एक कोर होता है, एक क्रस्ट होता है। अब इसको 2 भाग में और बाँट सकते हैं, इसको आंतरिक और बाह्य क्रस्ट भी बोलते हैं यहाँ पर। आप चाहें तो इसको 2 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से आंतरिक और बाह्य। ये आंतरिक का कोर है और ये बाह्य, ये बाह्य कोर की बात करता है, ठीक है? तो आइए इसमें आगे देखते हैं, इसमें क्या, ये देखिए एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या है, भूपर्पट्टी है, फिर मेंटल है, फिर क्या है यहाँ पर आंतरिक कोड बोलते हैं, बाह्य कोड बोलते हैं। ये आंतरिक कोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बाह्य कोड हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्थलमंडल का, इसको स्थिनोस्फीयर बोलते हैं। देखिए हम फिलहाल यहाँ पर एक बात बताते हैं आपको, स्थिनोस्फीयर क्या हो जाएगा, क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल का, ऊपरी मेंटल का ऊपरी हिस्सा, अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल। जैसे यहाँ पर इसको समझिएगा, ऊपरी हिस्सा, जैसे इसको आप इस पे समझिएगा, आप अच्छे समझ पाएंगे। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो मैंने आपको बताया जो कोर है उसको 2 भागों में बाँटते हैं, आंतरिक और बाह्य बाँटते हैं। इसी तरीके से मेंटल को ऊपरी और निचला मेंटल बाँटते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, निचला और ऊपरी। और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको है ऊपरी और निचला क्रस्ट और ऊपरी। तो अगर हम स्थलमंडल की बात करें तो स्थलमंडल में क्या हो जाएगा, ये जो हिस्सा है हमारा, मतलब कि यहाँ पर देखें ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पर ये किसका हिस्सा है, ये मेंटल का हिस्सा है। तो अगर हम देखें स्थलमंडल, उसको लिथोस्फीयर बोलेंगे, स्थलमंडल बोलते हैं। तो स्थलमंडल की जब बात करते हैं तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? तो एक तो क्रस्ट आता है, प्लस मेंटल का हिस्सा आएगा। और मेंटल में भी कौन-सा हिस्सा आएगा? मेंटल में भी ऊपरी भाग आएगा, ऊपरी भाग आएगा मेंटल में। तो इसको बोलते हैं स्थलमंडल, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है? तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, जो हमने आपको समझाई, वही चीज़ लिखी हुई है इसमें। तो हमने बात बताई कि जो क्रस्ट होता है वो सबसे ऊपर होता है, उसके बाद में मेंटल होता है, उसके बाद में क्या होता है? कोर होता है। इसमें जो क्रस्ट है उसमें महाद्वीपीय, महासागरीय मैंने बताया, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है उसकी मोटाई ज़्यादा होती है कंपेयर टू महासागरीय। आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि जो महाद्वीपीय परपट्टी है यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी मोटाई आपको ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, और जो महासागरीय परपट्टी है यानी कि ओशनिक जो क्रस्ट है उसकी मोटाई कम देखने को मिलती है। यहाँ पर हमने एक बात बताई है, तो ये 35 किलोमीटर के आसपास में है एवरेज में, और ये कितना हो जाएगा, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास में। तो स्टेटमेंट ये बन सकता है, मतलब कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा कि महाद्वीपीय परपट्टी की मोटाई महासागरीय परपट्टी की मोटाई की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो ये सही हो जाएगा कि महाद्वीपीय जो परपट्टी है उसकी मोटाई ज़्यादा है और महासागरीय परपट्टी की मोटाई कम है। दूसरी बात यहाँ पर है, जो महाद्वीपीय परपट्टी है, मतलब कि महाद्वीपीय जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका जो निर्माण है उसमें देखेंगे आप यहाँ पर,
तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सियाल है, सियाल का मतलब क्या हो जाएगा? सिलिका और एल्यूमीनियम से हुआ है और महासागरीय क्रस्ट का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? यहाँ पर इसमें कौन-कौन सी चीज़ें मिलेंगी? शीमा मिलेगा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। यानी कि इसमें अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये सियाल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा शीमा। सियाल का मतलब ऐसा है कि मतलब क्या हो जाएगा? सिलिका और एल का मतलब क्या हो जाएगा? एल का मतलब हो जाएगा एल्यूमिना। यहाँ पर का मतलब क्या हो जाएगा? सिलिका और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम। तो ये बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि क्रस्ट में क्या-क्या चीज़ें कौन-कौन चीज़ें आती हैं और क्या-क्या है और उसके बाद हमने आपको मेंटल बता दिया और तीसरी बात हमने आपको बताई इसमें जो है आपको जो कोर है, ठीक है? तो इसको 3 भाग में आप बाँट सकते हैं इसको ऐसे इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया आपको किस तरीके इसको 3 इस तरीके से देख सकते हैं, आप नोट्स बनाते चलिएगा साथ में। अब मैं क्लासेस जो आगे पढ़ाऊँगा उसमें ऐसे नोट्स भी बनाते चलूँगा ताकि आपको ईज़ी हो जाए चीज़ें करना और उसमें लिखना, ठीक है? तो इसको 3 ऐसे बना सकते हैं आप एक बो प्रॉपर्टी, मेंटल कोड ये लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बात नहीं मैंने बताया कि जो कोर है वो नीफे यानी कि निकेल और फेरस से मिलकर के बना हुआ है और इसका जो तापमान है और प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। एक बात और समझ लीजिएगा इसमें, कि जो पूरी पृथ्वी इसका जो आयतन है, पृथ्वी का जो आयतन है, उसके आयतन का 1% भाग पर भूप्रपट्टी है और 15% भाग पर करोड़ है। 15% भाग पर करोड़ है, बचा कितना 84%। तो 84% के भाग पर क्या है? तो 84% भाग पर मेंटल है। तो पृथ्वी का जो आयतन है, पृथ्वी के आयतन का, पृथ्वी के आयतन का 1% क्या है? तो परपट्टी है। 84% क्या है? मेंटल है और 15% क्या है? क्रोड है या कोर उसको बोलते हैं। ठीक? यहाँ पर ये बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी और हमने ये चीज़ क्लियर भी कर दी, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा आपका जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी वो। अब दूसरे पार्ट में बात करें, दूसरे पार्ट हमने आपको बताया था कि जो सैल और खनिज है मतलब कि मिनरल एंड रॉक्स की बात करते हैं। देखिए, जो रॉक होती है, वो क्या होती है? अगर ध्यान से देखें तो रॉक क्या होगी? रॉक सैल को रॉक बोलते हैं, रॉक क्या होती है? उसको देख लेते हैं। देखिए, जो पृथ्वी है उसकी जो परपट्टी सबसे ऊपर जो हमें दिखाई देती है वो परपट्टी है, जो पृथ्वी की परपट्टी है वो अलग-अलग खनिज पदार्थों से मिलकर के बनी है। मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी की भूपरपट्टी है, पृथ्वी की जो परपट्टी है, यानी कि जो क्रस्ट है, बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। मतलब कि जो भूपरपट्टी है, इसमें जो खनिज पदार्थ हैं, प्राकृतिक रूप से जो पिंड पाए जाते हैं खनिज पदार्थों के, उससे मिलकर के जो बनता है, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर सैल, यानी कि रॉक बोलेंगे। अब ये जो रॉक्स होती हैं, वो उनका आकार अलग-अलग होता है, उनका रंग अलग-अलग होता है, उनका गठन अलग-अलग होता है। यहाँ पर क्या है कि इसमें बताया गया है कि जो रॉक्स हैं, वो बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आग्नेय रॉक, दूसरी होती है अवसादी रॉक, तीसरी होती है यहाँ पर पैंथेर रॉक। मतलब कि ये हुआ, एक तो हो गया आपका इसमें है आग्नेय मतलब इग्निस रॉक, दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी रॉक और तीसरा है यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पर एक बात दी गई है, इग्निस का मतलब क्या है? इग्नियस का मतलब है इग्नियस जो है वो लैटिन वर्ड से बना हुआ है, इसका मतलब होता है इग्निस। इग्निस का मतलब होता है अग्नि के समान, मतलब कि ऐसी कोई रॉक जो कि आग के समान गर्म या तप्त हो। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द क्या सेडिमेंटम से बना है और सेडिमेंटम का मतलब होता है स्थिर या कह सकते हैं कि डिपोजिशन मतलब जमाव बोल सकते हैं। ऐसे ही मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक वर्ड से बनी है। देखिए ऊपर दोनों लैटिन वर्ड से बने हुए हैं, नीचे जो मेटामॉर्फिक किससे बना हुआ है तो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है और मेटामॉर्फस से बना हुआ है जिसका मतलब क्या होता है रूप परिवर्तन। मतलब कि ऐसी रॉक जो अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं वो मेटामॉर्फिक होती हैं। ऐसी रॉक जो डिपोजिशन से बनती हैं, जमाव से बनती हैं, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं और ऐसी रॉक जो कि आग के समान होती हैं, उनको क्या बोलते हैं इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो आइए एक-एक रॉक की बात करते हैं कि देखिए जो पहली रॉक है मतलब ये हुआ पहली रॉक का मतलब हुआ जो पूरी पृथ्वी जब बनी
तो उस पृथ्वी पर बनने वाली जो पहली रॉक है, पहली चट्टान है, उसका नाम क्या है? आग्नेय शैल है, आग्नेय चट्टान है, इसलिए उसको बोलते हैं प्राथमिक शैल। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक शैल क्या है? प्राथमिक शैल कौन होती है? तो वो होती है आपकी जो इग्निस रॉक है, अग्नि चट्टान है, वो प्राथमिक शैल कहलाती है। देखिए, प्राथमिक शैल में क्या होता है, आपने अभी अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि जो ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी है, यहाँ पर ये हमने अभी पढ़ा, आपको बताया मैंने इसमें कि ये सतह है, ये सतह है, मतलब कि परपटी। परपटी के जस्ट नीचे वाला कौन-सा हिस्सा है? मेंटल है। यहाँ पर मेंटल मान लीजिए, ये मेंटल वाला हिस्सा है। तो ऊपर यानी कि कुछ-कुछ यहाँ पर, इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर, इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल बोलते हैं। यहीं पर जो दुर्बलता मंडल है, यहीं पर क्या है, इसमें मैग्मा चेंबर मिलते हैं। मैग्मा चेंबर मिलते हैं यहाँ पर और इन्हीं में मैग्मा मैग्मा बनता है। तो होता क्या है कि जब ये मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर निकल के जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लावा बोल देते हैं। इस मैग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं, राइट? मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से लावा निकल कर के बाहर आया इसमें, कुछ-कुछ यहाँ पर ऐसे, ये ज्वालामुखी बन गया। अब इसमें लावा अंदर से बाहर आ रहा है, तरीके से ये लावा बाहर आ रहा है, राइट? यहाँ पर। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं, ज्वालामुखी, करेक्ट? ये जो ज्वालामुखी है, इसमें में जो सतह से नीचे होता है, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं मैग्मा, और उसी को बोलते हैं ऊपर लावा, ठीक है? तो होता क्या है कि जब लावा निकलना स्टार्ट होता है, यहाँ से अंदर से मैग्मा चेंबर से लावा निकलना शुरू होता है, तो कुछ ऐसा लावा बस मतलब होता कुछ सॉरी मैग्मा निकलना स्टार्ट होता है, कुछ ऐसा मैग्मा होता है जो सतह से नीचे ही जम जाता है, मतलब कि कुछ यहीं पर जम गया, सतह को तोड़ के बाहर निकल ही नहीं पाया, यहीं पर जम गया, इस जगह पर ऐसे। तो चाहे वो सतह से नीचे जमे, चाहे सतह से ऊपर जमे, बस अंतर इस बात का है कि सतह के नीचे उसको मैग्मा बोलते हैं, सतह से ऊपर क्या बोलते हैं? उसको लावा बोलते हैं। तो एक बात समझिएगा, सतह से ऊपर जो जमने वाला है, ये वायुमंडल के संपर्क में रहेगा तो जल्दी जम जाएगा। जब जल्दी जम जाएगा तो इसमें छोटे-छोटे कण होंगे, मतलब बड़े-बड़े कण इसमें नहीं बन पाएँगे। और बाहर है, जब बाहर है इसलिए इसको बहिर्भेदी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बहिर्भेदी, बहिर्भेदी जो आग्नेय बोलते हैं, और क्योंकि अंदर है इसको क्या बोलेंगे? अंतर्भेदी, अंतर्भेदी इसको अ, आग्नेय बोलेंगे। तो आग्नेय अगर देखेंगे 2 तरीके से बनती है, आग्नेय चट्टान 2 तरीके से बनती है, एक तो अंतर्वेदी, एक बहिर्वेदी। अंतर्वेदी वो होती है जो सतह से नीचे लावा जम जाता है, मैग्मा जम जाता है, उसको बोलते हैं। सतह से ऊपर जो जमता है उसको क्या बोलते हैं? बहिर्वेदी। इससे पहली बात, ये जल्दी ठंडा हो जाता है तो इसमें छोटे-छोटे कण होते हैं, बहुत बड़े कण नहीं होते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं जो इग्निस रॉक है वो द्रवित मैग्मा से बनती है, और इसमें क्या होता है जो अंतर्वेदी होती है वो ठोस बहिर्वेदी ठोस, इसके साथ-साथ में अगर देखेंगे तो छोटे-छोटे इसमें महीन दानों वाली संरचना, महीन दानों वाली संरचना, दानों वाली संरचना होती है। और सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल इसका देखेंगे तो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्ज़ाम्पल हो जाएगा इसका बेसाल्ट, और बेसाल्ट एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, और इसका कहाँ पर ये है? तो भारत में ही देख सकते हैं, तो दक्कन का पठार है वहाँ पर पाई जाती है।
दक्कन का पठार। दूसरी बात, ये जो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है, इसमें क्या है कि ये सतह से नीचे होती है, तो धीरे-धीरे गर्म होती रहती है, तो इसमें दाने होते हैं, वो जो महीन नहीं, बड़े दाने हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, बड़े दाने होते हैं, ना कि महीन दाने। बड़े दाने होते हैं, क्यों? क्योंकि ये धीरे-धीरे ठंडा होती है इसलिए, धीरे-धीरे ठंडा होती है इसलिए। और इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसके एग्ज़ाम्पल की जब बात करेंगे, तो एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, वो होगा आपका एग्ज़ाम्पल ग्रेनाइट, इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। तो हमने आपको इसमें अग्नि चट्टान के बारे में बताया, जो अग्नि चट्टान है, वो कुछ इस तरीके से बनती है और बनने के साथ-साथ में वो पृथ्वी पर सबसे पहले बनती है, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। तो हमने आपको अभी अग्नि चट्टान के बारे में बताया। दूसरी बात ये है कि जो अवसादी, उसमें उसमें हमने बताया कि उसमें जो होता है वो ह्यूमस अवशेष पाए जाते हैं और जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जो पेड़-पौधे होते हैं, जो जीव-जंतु होते हैं, जो जब वो मर जाते हैं तो फिर वो नीचे दब जाते हैं, उनसे उनको जीवाश्म बोलते हैं। तो ये जो अवसादी है, ये इसमें अवसाद मिलता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चट्टान बनी है इस तरीके से, आग्नेय चट्टान मान लेते हैं, और आग्नेय चट्टान बनी है कोई, इस तरीके से आग्नेय चट्टान है, ठीक है? अब इसमें टूट-फूट हो गई। टूट-फूट का मतलब क्या हो गया? इसमें अपक्षय और अपरदन टूट-फूट हो गई, ये टूट गई। इस टूटने को क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। और यहाँ से यही जब मान लीजिए कि वायु हो गया, जल हो गया, हिमानी हो गई, वो कोई भी चीज़ हो जाती है, उससे ये परिवहन हो जाएगा, उड़ जाएगी ये, और एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो ये यहाँ पर जाकर के क्या हो जाएगी, डिपॉज़िट हो जाएगी एक साथ। इससे क्या बनेगा? इससे अवसादी, इससे अवसादी चट्टान बनती है। मतलब ये हुआ कि अपक्षय और अपरदन की जब बात करेंगे, ध्यान रखिएगा अपक्षय और अपरदन से क्या बनता है? अवसादी चट्टान बनती है। जब ये जो अवसादी चट्टान है, इसमें परतें भी पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा इसमें परतदार चट्टान है, परत पाई जाती है, परतदार चट्टान है। और एक बात समझने वाली ये है कि यहीं पर जो पेट्रोलियम है वो मिलता है, जो कोयला है वो मिलता है। तो यहाँ पर इसमें जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएँगी। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है? बलुआ पत्थर। तो 2 मैंने बता दिया आपको, तीसरी है आप जो तीसरी चट्टान जो है उसका नाम, तीसरी चट्टान कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान का मतलब है ऐसी चट्टान जो दाब और ताप की वजह से बदल जाती है। तीसरी कौन-सी है? कायांतरित या रूपांतरित, या रूपांतरित। मतलब ये हुआ कि अपना रूप बदल लेती है, किसकी वजह से? ताप और दाब की वजह से। ताप और दाब की वजह से। जैसे एग्ज़ाम्पल में देखेंगे तो चिकनी मिट्टी से सिल्ट बन जाती है। चिकनी मिट्टी से क्या बन जाती है? स्लेट। चिकनी मिट्टी से क्या बनती है? स्लेट। और तीसरी चीज़, दूसरी चीज़ क्या है? चूना पत्थर से क्या बनता है? चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर। संगमरमर बन जाता है। यहाँ पर वही बात लिखी है, उसके बारे में बात बोली गई है। अवसायी चट्टान क्या होती है? उसके बारे में हमने बता दिया यहाँ पर, अवसादी के बारे में। और फिर हमने आपको यहाँ पर कायांतरित शैलों के बारे में हमने डिस्कशन यहाँ पर कर लिया। तो इसके नोट्स कैसे बनाएँगे? उसको भी देख लीजिए आप। कुछ इस तरीके से रहेगा, हमने यहाँ पे बना दिया है नोट्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अग्नि चट्टान हमने बना दिया है इधर, फिर मैंने अवसादी बता दिया और उसके बाद में कांतित जो हमने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब एक छोटी चीज़ बचती है जिसको बोलते हैं शैल चक्र, रॉक साइकिल की बात करते हैं यहाँ पर है, रॉक साइकिल क्या होती है? देखिए इसको यहीं पर समझ लेते हैं, रॉक साइकिल क्या होती है?
देखिए, चट्टानें बदलती रहती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैग्मा होता है। मैग्मा या लावा होता है। जब ये सूखता है, तो आग्नेय चट्टान बनती है। क्या बनती है? आग्नेय चट्टान बनती है। करेक्ट। एक और चट्टान कौन-सी है? अवसादी। अवसादी चट्टान। और तीसरी चट्टान कौन-सी है? जिसको बोलते हैं कायांतरित, राइट? आग्नेय चट्टान लावा मैग्मा से बनती प्राथमिक चट्टान है। जब ये अपक्षय और अपरदन होता है, तो ये बनती है अपक्षय और अपरदन, तो ये बनती है। और जब इसी अग्नि चट्टान पर ताप और दाब ज़्यादा बनता है पड़ता है, तो क्या हो जाता है? तो फिर ये कायांतरित हो जाती है, दब होता है। करेक्ट। अवसादी चट्टान पर जब दबाव ज़्यादा पड़ता है, तो क्या बन जाती है? कायांतरित। ताप एवं दाब। और जब ये कायांतरित चट्टान टूटती-फूटती है, तो क्या बन जाती है? अवसादी। अपक्षय एंड अपरदन। बात क्लियर हो गई? तो अब कांतित और अवसादी जब मैग्मा वो प्लेट के थ्रू पढ़ेंगे आगे, प्लेट के थ्रू जब वो मैग्मा चेंबर में जाती है, तो वो फिर मैग्मा बन जाती है। तो यहाँ पर रॉक साइकिल का मतलब ये हुआ कि जो चट्टानें हैं, वो अपना रूप बदलती रहती हैं, आग्नेय से अवसादी होती रहती हैं, आग्नेय से कांतित होती रहती हैं, कांतित से अवसादी बनती रहती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। ये प्राकृतिक तरीके से होता रहता है, नेचुरल तरीके से होता रहता है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि मैग्मा है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे मैग्मा निकलता है, मैग्मा के बाद में फिर यहाँ पर आग्नेय शेल बनती है, उसके बाद अवसादी बनती है, फिर यहाँ पर अवसादी मतलब अवसाद बनता है, फिर अवसादी सेल बनती है, फिर कांतित सेल बनती है। तो इस तरीके से अवसादी सेल फिर मैग्मा मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से कई बातें बताई गई हैं, इस डायग्राम के थ्रू बताई गई हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर कोई सुझाव हो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।